उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव बेहद शानदार तरीके से होगा? क्या इस उपचुनाव की जीत ही तय करेगी कि 2027 का किंग कौन होगा? लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियों का लगातार बीजेपी से अलग होना, और ये तक देखा जा रहा है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार अगर अपने अनुसार खड़ा कर रही हैं, तो क्या बीजेपी को ये उपचुनाव भारी पड़ने वाला है? और बीजेपी की सहयोगी पार्टियां ही हैं जो इस उपचुनाव में बीजेपी को हराएंगी। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा, और मुद्दा है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश से होके ही दिल्ली का रास्ता आता है, और जब बात उत्तर प्रदेश की हो रही हो तो चुनावों का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि यहां पर यह देखा जा रहा है कि जहां उपचुनाव को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने जातिगत कार्ड खेला, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी आपसी कलह से ही जूझ रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है संजय निषाद से। संजय निषाद जिन्होंने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को ऐलान करने का फैसला कर दिया। हालांकि बीजेपी ये कह रही कि हमें तो इस बारे में पता भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जहां 9 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ने का मन बनाया है, 1 सीट आरएलडी को दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अपना दल को कोई जगह नहीं दी गई। संजय निषाद की पार्टी, जो निषाद पार्टी, उसको कोई जगह नहीं दी गई। तो ऐसे में ये बात जो निकलकर सामने आ रही कि क्या बीजेपी की सहयोगी पार्टियां ही हैं जो बीजेपी को चुनाव में हराएंगी, और क्या भारतीय जनता पार्टी वो गलतियां कर रही हैं जो गलतियां इन्होंने लोकसभा चुनावों के वक्त में की थी? क्योंकि सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिन उम्मीदवारों को उतारा गया था वो उम्मीदवार बुरी तरीके से हार जाते हैं। नतीजा ये रहता है कि इसका खामियाजा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उठाना पड़ता है। अब ये देखा जा रहा है कि वो ये चाह रहे हैं कि इस उपचुनाव को जीतकर 2027 का जो चुनाव है उसको मजबूत कर लिया जाए। लेकिन ओपी राजभर जैसे नेताओं का ये बयान आना कि हम उत्तर प्रदेश से निकलकर कई और राज्यों में अपनी पार्टी को मजबूत करने वाले हैं, संगठन को मजबूत करने वाले हैं। महाराष्ट्र की तरफ अगर ओपी राजभर देख रहे हैं, दिल्ली की तरफ अगर देख रहे हैं, पंजाब की तरफ देख रहे हैं, हरियाणा गोवा की तरफ देख रहे हैं, तो क्या सोहेल देव पार्टी जो है वो अकेले अब चुनाव लड़ने वाली है? जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को जिस तरीके से मनमुताबिक सीटें नहीं दी गई हैं, उसका खामियाजा ये है कि अब ये पार्टियां अकेले अपने अपने दम पर अपनी किस्मत को आजमाने निकली हैं। वो तो ये आने वाला वक्त तय करेगा कि अकेले ये पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो कितना वोट बैंक हासिल करती हैं, कितना ये वोट बैंक तोड़ने में कामयाब रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ओम प्रकाश राजभर से ये पूछा जाता है कि आपकी जो पार्टी है उसको कोई बड़ी जगह उपचुनाव में नहीं दी गई है, उसका कोई बड़ा रोल नहीं देखा जा रहा है, तो ओपी राजभर ने फिलहाल इस पर चुप्पी साधी और उन्होंने कहा कि जो फैसला किया गया है मंत्रियों के द्वारा, बड़े नेताओं के द्वारा, वो ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारी जो पार्टी है वो केवल अब उत्तर प्रदेश में सीमित नहीं रहेगी, ये पार्टी जो है दिल्ली में भी आएगी, उतरेगी, उम्मीदवारों को उतारेगी, महाराष्ट्र में उम्मीदवारों को उतारेगी, ये गोवा में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, ये पंजाब में उतारेगी, ये हरियाणा में उतारेगी। तो क्या अपनी पार्टी का विस्तार करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। और ओपी राजभर का अगर जिक्र करें तो बड़े और पुराने नेताओं में गिनती ओपी राजभर की होती है, वो बात अलग है। लोकसभा चुनावों के दौरान देखने को मिला कि ओम प्रकाश राजभर उतना वोट बैंक नहीं जुटा पाए जितनी उम्मीद बीजेपी कर रही थी। यही हालात अपना दल से भी देखने को मिलती है। लेकिन ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या ये जो उपचुनाव हैं, ये उपचुनाव वाकई अग्नि परीक्षा है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए। और सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो आखिरकार ऐसी क्या वजह है और क्या बड़ा फैसला वाकई कांग्रेस पार्टी ने अब अयोध्या सीट को लेकर कर लिया है, और सबकी निगाहें अयोध्या पर क्यों बनी हुई हैं?
दरअसल अयोध्या पर निगाहें इसलिए बनी है, या अयोध्या जैसी सीट, हाई प्रोफाइल जैसी सीट जो है वो चर्चाओं में इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। इसी मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन चुनावों में बहुत बड़ा झटका सीटों के लिहाज से इन्हें लग जाता है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। जो अयोध्या, जहां पर बीजेपी ने पूरी एड़ी चोटी का दम लगा दिया, वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार हार जाते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की जीत होती है। लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की नजर भी अयोध्या की सीट पर है। तमाम सीटों को छोड़कर अयोध्या पर फोकस करके क्या बड़ा मैसेज कांग्रेस पार्टी दे रही है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि अयोध्या के अलावा कई सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी सफलता पहले मिली हुई थी। ये अगर बात करें तो ये गढ़ भी कांग्रेस पार्टी का एक वक्त में रहा, लेकिन कांग्रेस दोबारा से अपने अस्तित्व को खोजने में निकल पड़ी है। उत्तर प्रदेश में दो लड़के, अखिलेश और राहुल गांधी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में वो कमाल करके दिखाया जिसकी उम्मीद उन्हें भी नहीं थी। या मैं अगर बात करूं तो सत्ता पक्ष के जो लोग ये कह रहे थे कि ये अखिलेश और राहुल का गठबंधन, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन पहले भी हो चुका है, और ये अगर बात करें तो जमानत जब्त इनके नेताओं की, इनके उम्मीदवारों की हो जाएगी। लेकिन जब नतीजे आए थे तो ये तस्वीर साफ हो गई थी कि क्या कुछ हालात हैं उत्तर प्रदेश में किस किस पार्टी के। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी ने बहुत सोच समझकर अपने उम्मीदवार को उतारा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो अयोध्या के मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। अगर अयोध्या में हार बीजेपी के उम्मीदवार की होती है तो यहां से जीत का दम भरने की बात कर रहे हैं कोई और नहीं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो तो चुनाव के नतीजे तय कर देंगे कि योगी आदित्यनाथ क्या वाकई मिल्कीपुर से जीत का जो बड़ा दावा कर रहे थे उसमें वो कामयाब हुए या नहीं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है, फूलपुर, मझवा, मिल्कीपुर सीट, गाजियाबाद सदर या कटहरी जैसी सीटें, ये सीटें बहुत, अगर मैं बात करूं तो हाई प्रोफाइल सीटों में आ रही हैं। कटहरी का जिक्र इसलिए करना जरूरी है क्योंकि एंड टाइम पर सपा ने जो खेल खेला शिवपाल को लेकर, शिवपाल को भी नहीं पता था। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए, जहां पार्टी को बचाकर अखिलेश यादव ने यह बता दिया कि हमारे साथ वोट बैंक भी है, तो वहीं शिवपाल को बड़ी जगह देकर यह भी बता दिया कि परिवार में कोई अलग नहीं हो रहा है। तो ऐसे में ये माना जाए कि क्या आने वाले वक्त में कटहरी जैसी सीट पर अगर शिवपाल यादव कुछ बड़ा करिश्मा कर जाते हैं वोट बैंक के लिहाज से, तो आगे का जो रास्ता शिवपाल यादव के लिए है वो खुल जाएगा, या केवल पार्टी में नेता भर तक ही सीमित रह जाएंगे शिवपाल यादव। खैर, ये तो आगे इस पर चर्चा करेंगे, चुनाव के नतीजे बताएंगे क्या कुछ हालात हैं किस उम्मीदवार की। लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी अगर अपने आपसी अंदरूनी अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से कलह से जूझ रही है, सीट शेयरिंग का मुद्दा भी हमने देखा, और सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी का वोट बैंक भी अब खिसक रहा है, और बीजेपी का वोट बैंक जितना कमजोर होगा उतना इन्हें सीटों के लिहाज से नुकसान होता चला जाएगा, और इसका बड़ा फायदा विपक्षी पार्टियां आराम से उठाएंगी। भारत बंद जिसका असर पूरे देश भर में देखने को मिला, और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि चुनाव सर पर है, और ऐसे में बीजेपी का भारत बंद पर चुप रहना, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आरक्षण पर आया है उस पर चुप्पी साधना, विपक्षी पार्टियों का अगर मैं बात करूं तो पिछड़े समाज के लोगों के साथ खड़ा होना, इस आंदोलन का हिस्सा बनना, कहानी बहुत कुछ कह रही है। भले बीजेपी अभी इस बात को समझ ना रही हो, लेकिन चुनाव के नतीजे इस कहानी का पूरी तरीके से डी एंड तो कर देंगे। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी का वोट बैंक आने वाले वक्त में और ज्यादा कम होता चला जाएगा, और सीधे तौर पर इसका असर दिल्ली तक दिखाई देगा।
आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ जुड़े रहिए।